हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक फ्रेश सेशन के साथ। यहां पर ना ही मैं रेगुलर सेशन में नैरेशन की बात को आगे बढ़ाऊंगा, ना ही फिलर्स या कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस या एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के सेशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूं। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। एक तो ये काफी लंबे समय के बाद मैं वीडियो आपके लिए ला पा रहा हूं, लेकिन यहां के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नियमित रूप से वीडियोस उपलब्ध कराए जाए। आज हम यहां पर टाइम एंड टेंस में उपलब्ध कराए गए 8 क्वेश्चन सेट में से छठे के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हां, अभी तक हमने टाइम एंड टेंस में जो सेट उपलब्ध कराए थे आपको, उसमें से सिर्फ 5 का ही सॉल्यूशन कराया था। चूंकि बच्चों की डिमांड हो रही थी, बहुत सारे बच्चे हैं जहां पर ऑफलाइन क्लासेस में मैंने टाइम एंड टेंस समाप्त किया है, तो उनकी इच्छा है कि टाइम एंड टेंस का जो छठा सेट है उसका सॉल्यूशन सामने रखा जाए। तो खैर, यहां पर मैं सॉल्यूशन रखूंगा जरूर, लेकिन आपके लिए एक टेस्ट की तरह इसे हम रखेंगे। मतलब यह है कि इस सेट में भी जो 12 क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं, क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसी वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, बनाएंगे मेरे साथ। मैं यहां पर आपको समय उपलब्ध कराऊंगा, 15 सेकेंड का समय आपके लिए उपलब्ध होगा। उस सेकेंड में आपको एरर के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका यथासंभव जितना आपने पढ़ा है टाइम एंड टेंस में और कंसेप्ट के आधार पर तुक्का नहीं लगाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। और अगर आपको इसकी आदत लग जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके सफलता में एक बड़ा बाधक बन करके खड़ा हो जाता है कि गलत मार्क करने वाली आदत नहीं आता है। तो हम इतना खुद को समझाएंगे कि भाई मुझे पढ़ने की और जरूरत है और गलत हम मार्क नहीं करेंगे। तो जितना समझ में आए इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और टाइम एंड टेंस की किन समस्याओं से जुड़े हुए हैं और 12 क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं सेट 6। जो टाइम एंड टेंस का सेट 6 है उसमें जो 12 क्वेश्चन है उसको बारी बारी से आपके सामने 15 सेकंड का समय देंगे। इस समय सीमा के अंदर आपको इसे सॉल्व करना है, और अगर सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा उसको गौर से सुनना है। वीडियो को भगा करके नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगी और समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस के कुछ कंसेप्ट्स समझ पाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो है एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज। खैर, मैं आपके लिए समय की व्यवस्था कर देता हूं और फिर उसके बाद आप इसे बनाइए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए इस सवाल को देखें, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी। एक तो पहला पैटर्न बनता है बी के बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी। ये एक्टिव का पैटर्न होता है। हम जब नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ऐसा लिखते हैं। चूंकि यहां पर मे लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है तो दूसरा पैटर्न ये भी होता है मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो पैटर्न है ये पैसिव का होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पैटर्न है ये पैसिव का होता है। तो देखा जाए, एरर तो वैसे भी दिख रहा है यहां पर कि एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंक्ड। ये सही जो है मीनिंग भी देगा, ग्रामेटिकली भी ये सही हो जाएगा। तो यहां पर जो लिंकेज लिखा हुआ है ये लिंकेज गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, इस लिंकेज को हम चेंज करेंगे लिंक्ड, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। देखिए, वैसे बच्चे जिनको कहीं ना कहीं ये देख करके लग गया होगा कि सर वॉइस तो पढ़ाए नहीं, तो वॉइस का सवाल इसमें क्यों है। कभी कभी हो जाता है, सेट बनाने के दौरान सवाल चुनाव करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो यहां पर आप या तो धैर्य रख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जहां कहीं भी मैं टाइम एंड टेंस समाप्त कर चुका हूं तो उसके बाद मैं वॉइस ही शुरू करता हूं,
क्योंकि ये जरूरी है कम से कम सेंटेंस पर जो पकड़ होती है कि हम सेंटेंस को सब्जेक्ट के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर कैसे लिख सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों को इस बात का आइडिया होता नहीं है कि हम वॉइस पढ़ते क्यों हैं। तो यहां पर ये वॉइस से जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का पैटर्न होता है ये पैसिव में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी जिज्ञासा ज्यादा परेशान कर रही है आपको तो इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले हिस्से में चले जाइए, वहां पर वॉइस के वीडियोस पहले से अपलोड किए गए हैं, आप उसको जिज्ञासावश देख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो उसको पूछ सकते हैं आप मुझसे। वैसे आप क्लासरूम में हैं तो वहां पर मैं जरूर बताऊंगा और फिर समझ में आएगा भी। तो यहां सीधा सीधा हमें क्या करना है कि लिंकेज को चेंज कर देना है लिंक्ड में, कि एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज में बी लिंक्ड टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स, अ न्यू स्टडी हैज फाउंड। और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए दूसरा, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल इसके बहुत आसान होंगे अगर आपने ठीक ढंग से सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे भी मैंने कोई रूल पढ़ाया नहीं है, आप जानते हो कि चैनल का नाम भी मैंने वही सोच कर रखा है और मैं कोशिश भी यही करता हूं कि मैं आपको कम से कम रूल रटवाऊं, क्योंकि हर एक बात के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, तभी जाकर के वो लिखा जाता है। तो उस बात को अगर आपने ठीक से समझा है तो बिल्कुल सवाल आपसे बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, सेलिब्रेटिंग इट्स 10 long years in the industry, a private entertainment channel announce। अब देखिए ये जो है ये स्टैटिक नेचर है। यहां पे क्या दिख रहा है, अनाउंस का मतलब हो गया V1, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर दिख रहा है कि प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल, तो ये जो V1 लगा हुआ है ये रूल के हिसाब से भी जो है गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं लगा सकते, अनाउंसेस लिख सकते हैं अगर हम स्टैटिक बिहेवियर को दिखाना चाहते हैं। लेकिन सेंटेंस को पढ़ करके क्या लग रहा है कि वो जो 10 साल इंडस्ट्री में रहने को जो सेलिब्रेट कर रही है, तो उस अवसर पर जो है उसने, या तो हम ये कहेंगे कि अनाउंस किया या किया है, मतलब ये है कि आप इसे या तो जो है आप सीधा सीधा इसको V2 में चेंज कर दो कि अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब किया किसी पास्ट की घटना को कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उस आयोजन में उसने जो है सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को उसने अनाउंस किया। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या तो आप इसको हैज हैव प्लस V3, यानी हम परफेक्ट का एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं कि जो काम हो चुका है, अनाउंस किया जा चुका है और उसका प्रभाव प्रेजेंट पर बाकी है, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए आपको किताबों में अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ V2 ही दिया हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहां पर गड़बड़ी नहीं हो सकती। सेंटेंस हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो सेलिब्रेटिंग इट्स 10 long years in the industry, a private entertainment channel announced, या फिर होगा has announced। आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस आधार पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहां पर देखिए कि बात क्या आई कि सबसे पहले जो गड़बड़ी दिखी मुझे कि अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल इज सिंगुलर, तो होना चाहिए अनाउंसर्स। अगर हम स्टैटिक बिहेवियर को देखते हुए वर्ब को देखें, उस आधार पर जांच करें, तो मेरा एरर पकड़ा गया। लेकिन वहां होगा क्या, तो सेंटेंस को देख करके ये लग रहा है कि या तो ऐसा काम है जो हो चुका जिसका प्रभाव अभी भी जो है बाकी है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट से भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा एक्शन जो कि फिनिश्ड हो चुका है, अनाउंस किया जा चुका है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अनाउंस्ड। और अगर हम ये दिखाएं कि भाई किसी पास्ट समय में अनाउंस किया, तो पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम उसमें V2 लिख करके भी उसको सुधार कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 3, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट इकोनॉमी इज इन रिसेशन। सबसे पहले तो सीक्वेंस को भी अगर आप देखेंगे कि पहले डिनाई किया है या अभी रिसेशन में है, तो आप इसको कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं कि द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और इज गोइंग इनटू वन, ये भी लिख सकते हैं।
या फिर आप इसको विल में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी लिख सकते हैं, उसके बाद इधर इज गोइंग भी कर सकते हैं। सीक्वेंस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो दोनों बातें आप लिख सकते हैं कि ऐसा उसने मना कर दिया, डिनाई किया है कि भाई वो रिसेशन में है, इकोनॉमी जो मेरा है वो रिसेशन में है, ऐसा उसने मना किया है। द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और विल गो इनटू वन डिस्पाइट एस्पेक्ट ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। यहां पर ये वॉज लिखना कहीं ना कहीं जो है ये अन्याय है, गलत है, यहां पर आपको खुद भी समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको इतनी समझ जरूर आप में डेवलप हो गई होगी कि आप इस सब सवाल को आसानी से बना दें। ये इसका लेवल बहुत नीचे है। टाइम एंड टेंस को जितने बेहतर तरीके से मुझे जैसा लगता है कि मैंने शायद आपको समझाया है, तो उस समझ के आधार पर ये सारे सवाल जितने भी यहां पर हैं सबके सब आसान लगे होंगे आपको। इससे पहले जो 5 सेट का एक्सप्लेनेशन भी मैंने कराया तो वहां पर मैंने सीधे सीधे एक्सप्लेन कर दिया है और इस तरीके से टाइम नहीं दिया है, बट मैं आपको यहाँ पर 6ठे, 7वें और 8वें में समय के साथ उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप मेरे साथ बना सकिए। तो यहां पर लिहाजन जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। आप इसको लिख सकते हैं और विल गो इनटू वन, मतलब है कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहां पर नहीं है। फ्यूचर को इंडिकेट कराने के लिए हम विल लिख सकते हैं या इज गोइंग इनटू वन, ये भी यहां पर फिट बैठेगा। तो गड़बड़ी वैसे भी वहां पर दिख गई कि वॉज लिखना गलत है। चलिए हम अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए फिर से सवाल देखा जाए, और सवाल में क्या कह रहा है कि हिज कमेंट्स केम, केम क्या है देखिए, V2 आफ्टर रिसर्च ग्रुप सेड दैट, ये भी V2 है, इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स वर। अब यहां पर देखिए कि रिपोर्ट जब आया, रिसर्च ग्रुप ने कहा, उससे पहले वो घटना हुई। दैट मीन सीक्वेंस जो मैंने बताया है, जो टेंस प्रायोरिटी टेबल जिसे मैं कहता हूं, कि अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो जो घटनाएं, दो क्रमवार जो घटनाएं होती है, उसमें जो अगर दोनों पास्ट की है तो पुराना वाला जो पास्ट होता है उसे हम हैड प्लस V3 में रखते हैं, मतलब जिसके साथ की एक पास्ट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, और उसकी तुलना में अगर हम किसी पिछले समय की बात करते हैं तो हम हैड प्लस V3 लगाते हैं। और यहां पर ये पिछले समय की बात है, यहां पर हैड होना चाहिए, हैड स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल, और तब जाकर के सही होगा। यहां पर वर का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो कमेंट आया, ये भी पास्ट में है, कह रहा है द रिसर्च ग्रुप सेड, ये भी पास्ट में है, इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैड स्लम्प्ड, और तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। बहुत आसान है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं समझते हैं तो आपको वैसे सवाल की, वो जो परंपरागत बचपन से चला आ रहा है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई, वैसे हिंदी के भरोसे से अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको कभी भी जो है भरोसा खुद पर नहीं होगा इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिए। मैं सीधी सी बात कई बार कहता आया हूं और फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आपको हिंदी के किसी शब्द की मीनिंग जाननी है तो क्या आप उर्दू की डिक्शनरी खरीदते हैं, भोजपुरी की डिक्शनरी खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। क्या खरीदते हैं आप? हिंदी की डिक्शनरी खरीदते हैं या हिंदी की डिक्शनरी में सर्च करते हैं। उसी तरीके से अगर इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग जाननी है तो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी कहीं से भी उचित नहीं है। आपको इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी चाहिए और उसका सोर्स उपलब्ध करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और उस माध्यम से आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझते हैं। जब तक ये नहीं आएगा आपके इंग्लिश में तेजी गति से सुधार नहीं होगा। सीखे हुए तो सब हैं, ट्रांसलेशन तो सबको करना आता है, कंसेप्ट की बात है, समझदारी की बात है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 5, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए सवाल देख करके कुछ बच्चे हड़बड़ा गए होंगे कि सवाल बहुत लंबा है, लेकिन यही है, यही धैर्य है, यही ट्रिक है क्वेश्चन सेटर का जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। अब देखिए पहले क्या कह रहा है, द मिनिस्टर सेड दैट, और ये जो है ये आपका क्या है, V2 है। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर कलम चेंज कर दूं ताकि आपको आसानी से दिखे। जरा इसको देखिएगा, दैट के बाद जो ये लाइन है, द स्टेट्स हैड बीन रिक्वेस्टेड टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू वाटर क्वालिटी अफेक्टेड इनहेबिटेंट्स। अगर हम इसको
ना माने, मान लीजिए कि ये मेरा नहीं है, यहां पर हम इसको नहीं देखते हैं, तो आप देखिए नॉर्मली आप इसको नहीं पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको नहीं पढ़ें, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सेंटेंसेस को बढ़ा करके आपको फंसाने की, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। द मिनिस्टर सेड दैट एंड, यहां पर इंश्योर होना चाहिए। ये जो आपका V1 है, क्या ये V1 होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए? देखिए एंड जब ही लगा हुआ है तो ये एंड एक्चुअली सेड दैट एंड इंश्योर्ड दैट, यहां पर क्या होना चाहिए, इंश्योर्ड। इसे क्या करेंगे, V2 में चेंज कर देंगे, इंश्योर नहीं इंश्योर्ड लिखेंगे, दैट फंड्स प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट वर यूटिलाइज्ड, और तब जाकर के ये सही होगा। अब आपको लगेगा कि सर इतनी दूरी पार करके हम कैसे समझेंगे, तो ये सारी बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ेंगे। आपको लगेगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बार बार सर न्यूज़पेपर बोलते हैं, न्यूज़पेपर समझ में तो आता ही नहीं है, तो न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे और करें क्या? तो भाई एक ही दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ाइए, और जो एक आपको होता है ना गट फीलिंग, जिसको कहते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा तो थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, वही समझना है, हिंदी नहीं करनी है, ये चीज नहीं करना है। तो देखिए यहां पर सीधा सा है, द मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट्स हैड बीन रिक्वेस्टेड टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू वाटर क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस एंड इंश्योर्ड दैट। तो यहां पर इंश्योर नहीं इंश्योर्ड होना चाहिए। दिख जाएगा कि पास्ट की घटना है, यहां सेड लिखा हुआ है, यहां भी देखिए हैड बीन लिखा हुआ है, यहां भी देखिए अफेक्टेड लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से मोटा मोटी जो है पास्ट की घटना। अगर इतना नहीं समझते तो देखिए कि कनेक्शन कहां पर है, यहां पर भी है इंश्योर्ड दैट, यहां पर भी है सेड दैट, इसलिए जो इसका भी आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। बड़ा ताज्जुब है, सारे जो क्वेश्चन है अमूमन अभी तक सबके आंसर जो है वो सी ही आ रहे हैं, सी वाले हिस्से में ही है ना जी, हाँ सी में है, यहां पर इंश्योर को इंश्योर्ड करना है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 6, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है कि ऑन द सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले देखिए गलती कहां है, क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स है तो ये है प्लूरल, और ये जो डज है ये है V5 एंड दिस वन इज सिंगुलर। तो गलती तो यही दिख गई कि भैया मेरे से गलती हो गई इस सेंटेंस में कि भाई पार्टिसिपेंट्स के साथ डज नहीं लगेगा। तो सबसे पहले गलती तो यहां दिख गई, तो उस लिहाजन जो इसका आंसर हो गया वो तो पहले से तय हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स के साथ डज नहीं लगेगा। अब हमको यह विचार करना है, मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आगे अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसे सवाल आते हैं तो आपको परेशानी नहीं हो। कह रहा ऑन द सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स, यहां पर इसी का कोई फॉर्मेट लगेगा, डू लग सकता है क्योंकि वो प्लूरल है तो डू लग सकता है। अगर पास्ट, अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड स्पोक। देखिए एंड के बाद क्या लगा हुआ है, स्पीक स्पोक, V2 लगा हुआ है, तो यहां पर होना चाहिए डिड। Did a situational analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act। तो यहां पर हमने do नहीं लगा सकते थे और हमने did लगाना है। क्यों, do सुटेबल था, बट ये जो आगे है वो V2 में है, दैट मीन्स कि मेरी जो स्टोरी है इस लाइन की वो पास्ट की है, और पास्ट की है तो इसलिए वहां पर did लगेगा, do लिखना भी अनुचित है। हमने पकड़ा कैसे, सबसे पहले तो ये देखा कि भाई पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, और उस हिसाब से जो है डज जो है वो आपका लगेगा नहीं। तो इतनी समझदारी अगर आपके अंदर आ गई है कि आप एरर पकड़ लेते हो, तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर अभी समझ तो जाते हैं कि इसका आंसर ए है कि बी है या डी है, बट क्या होगा ये समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसे बच्चों को धैर्य रखिए, धीरे धीरे जो है इस पर भी आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी और आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, वो है सवाल नंबर 7, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए ये सवाल बहुत ही इजी है, मुफ्त वाला है, लिख करके जरूर बताइएगा किन किन का ये सवाल गलत हुआ है, सही सबका होना चाहिए, इतनी उम्मीद है। देखिए क्या कह रहा है, सुनैना हैड टू ट्रेवल ऑल द वे बैक व्हेन सी रिमेंबर्ड, ये भी V2 है, दैट सी हैड। अब यहां पर देखिए हैड जब भी लगाना तो हैड के बाद क्या लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए। आपको एक मैंने बताया होगा, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर बताया है कि हैज, हैव और हैड, ये जब लगता है ना तो इसके साथ
हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहां देखिए कि फॉरगॉट जो है ये वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, दूसरा फॉर्म है, और इसीलिए इसको फॉरगॉटन में चेंज करेंगे और तब जाकर के ये मेरा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा, और इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा फिर से सी आ रहा है। क्या करना है? सी हैड फॉरगॉटन टू टेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विद हर, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि हैज, हैव और हैड का जब हम प्रयोग करते हैं और वर्ब रखते हैं उसके बाद, तो उसका तीसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 8, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यह सवाल भी बहुत इजी है। सबसे पहले जब सवाल को पढ़ेंगे आप, द कैस्केडिंग, कैस्केडिंग का मतलब होता है तेजी से गिरना, जलप्रपात की तरह गिरना, तेजी से गिरना। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, या तेजी से किसी घटना का होना, उसके लिए भी कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब देखिए यहां पर हैज लगाया है, चलिए कंसिडरेबल है, लग सकता है हैज, और कह रहा है ब्रॉट अ मच अननर्विंग। अननर्विंग का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटिंग, हतोत्साहित करने वाला। ये जो अननर्विंग है इसका मतलब होता है हतोत्साहित करने वाला। ग्लूम टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर, और यहीं पर जो है सारा गेम पलट गया। लास्ट ईयर कहने का मतलब है पास्ट की घटना की बात हो रही है, उस लिहाजन यहां पर इसका प्रयोग करना गलत है, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब उस घटना को लेकर के फिर यहां कह रहा है बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग अप दिस ईयर। पिछले साल की बात जब की जा रही है तो बेहतर है कि हम उसको पास्ट में लिखें, हैज ब्रॉट लिखना वहां पर सही नहीं होगा। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ब्रॉट अ मच अननर्विंग ग्लूम टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग अप दिस ईयर, और तब जाकर के सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी। क्या करेंगे? ये यहां पर जो बात है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई एक पास्ट है, किसी पुराने समय को दर्शाना है, पास्ट का दर्शाना है, प्योर पास्ट है, विदाउट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अकेला है, सिंगल सेंटेंस है, उसको हमेशा हम V2 से बनाते हैं, V2 में लिखते हैं। जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक पास्ट का ऑलरेडी दिया हुआ है और उससे पुरानी कोई बात की जाए तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाले को V2 में और उससे पुराने वाले को हैड प्लस V3 में हम जो है लिखते हैं। चलिए अब यहां पर 9वां सवाल देखा जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और ये भी बड़ा ही सस्ता सवाल है। इस सवाल को भी लिख करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों का गलत हुआ है, क्योंकि मुझे उम्मीद है सही सबका होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है, आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक इन 1990 ही हैज हेड। जबकि यहां पर क्या बताया मैंने, एक कंसेप्ट है हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, हैज का प्रयोग। जब कभी भी वर्ब के साथ करते हैं उसके साथ V3 इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और यहां पर हेड नहीं, क्या हो जाएगा? हेडेड। क्या हो जाएगा? हेडेड। और ये लिखना बिल्कुल गलत है। बड़ा ही आसान सा सवाल है ना। इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? बी आ गया। इसमें आसान सी बात है, मैं एक बार दोहरा देता हूं कि भाई V3 का जब इस्तेमाल करते हैं उसके पहले हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। V4 का जब इस्तेमाल करते हैं उसके पहले इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, विन का प्रयोग करते हैं। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। V1 के लिए डू उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, V2 के लिए डिड उसका हेल्पिंग वर्ब होता है और V5 के लिए डज इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। इस पर कंसेप्ट जानना है कि ये सारी चीजें आई कहां से, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं जिसका पता है नवाब पथ, जो कि शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट में है। मेन रोड से सीधी गली अंदर की तरफ आती है। बेउर से जब आप अनीसाबाद की तरफ चलेंगे तो निदान के बाद है ये गली, और अनीसाबाद से बेउर की तरफ चलेंगे तो निदान से पहले ये गली है। स्ट्रेट सीधी गली अंदर आती है, 100 मीटर अंदर आएंगे लगभग, वहीं पर है आपका ये इंस्टीट्यूट जहां पर ये कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पढ़ाई मंडे टू फ्राइडे होती है और नई बैच शुरू हुई है 6:30 बजे से 8 बजे तक शाम का समय है। ये सबसे बर्बाद समय होता है जहां पर बिल्कुल कोई पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो बिल्कुल आपका सेंटर पर स्वागत है। आइए, पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दबाव नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही है, पहले आप तफसीस कर लें, पूरा अपना जांच परख लें कि हाँ मैं यहां सीख पाऊंगा। 5, 6, 7 डेमो आप यहां पर फ्री ले सकते हैं,
कोई परेशानी नहीं है। एक बार पता फिर से बता दें, शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट। अनीसाबाद से बेउर की तरफ जाएंगे तो निदान हॉस्पिटल से पहले, और बेउर से अनीसाबाद की तरफ आएंगे तो निदान हॉस्पिटल के बाद स्ट्रेट सीधी गली अंदर की तरफ आती है, जिसे नवाब पथ कहते हैं, उसी में ये स्थापित है, आ सकते हैं। चलिए यहां पर हम अगला सवाल लेंगे और वो है सवाल नंबर 10, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए, यह सवाल फिर से वॉइस पर आधारित है, चुनने में गड़बड़ी हुई है। कह रहा है वेदर और नॉट टू कन्फ्रंट देम अबाउट देयर रोल इन द मैटर इज अ डिसीजन विच इज येट टू टेक। नहीं, यहां पर जो है फिर से इसका जो पैसिव वाला होता है इज आर एम प्लस टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका फॉर्मेट होता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पैसिव में लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये हम लिखते हैं। और इसके बगल में आप यहां पर इज आर एम लिख सकते हैं, वॉज वर लिख सकते हैं, हैज हैव लिख सकते हैं, हैज लिख सकते हैं, हैव लिख सकते हैं, हैड लिख सकते हैं, विल हैव भी लिख सकते हैं, सब पर हो सकता है। ठीक है, ये मैं जो यहां पर ये बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, इतने सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लिख सकते हैं। जो इसका फॉर्मेट है बेसिकली एक्टिव का जो फॉर्मेट होता है 2 + B1 जहां लिखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एक्टिव। और इसी को अगर आप पैसिव में लिखते हैं तो आप उसको लिखते हैं 2 + B प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बहुत जल्द हम ऑफलाइन में से शुरू करेंगे, ऑनलाइन पर तो मैं यहाँ अपने चैनल पर बता चुका हूं, पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूं वॉइस को। तो जो वैसे लोग जो ऑफलाइन से नहीं जुड़ सकते हैं और वॉइस पढ़ना है पूरे डिटेल में, आपको एसएससी के 25 क्वेश्चन में से मैक्सिमम मैं तो कहूंगा कि 25 तक सॉल्व करना है, तो आप उसको देखिए। जहां परेशानी हो मुझे लिख करके सूचित कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द निदान आपके सामने लाया जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं इज टू बी, जो ऐसे है इज येट टू बी टेकन, तो जैसे है कि is to be composed, was to be composed, will have to be composed, have to be composed, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब को साइड में लिख दिया है। बेसिकली 2 + V1 का जो पैसिव है वो है 2 + B प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। और उस लिहाजन यहां which is yet to, ये जो टेक है ना, ये होना चाहिए to be taken, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा जब हम इसको कर देंगे which is yet to be taken, और इस आधार पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ये पैसिव का है, घबराइए नहीं। वैसे बच्चे जो मेरे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए इस चैप्टर की समाप्ति के बाद इसे शुरू करूंगा। आप जो नहीं है, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, फिर से कह रहा हूं प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए 11वां नंबर सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और ये क्वेश्चन भी बच्चे वाला है और इसकी भी उम्मीद करता हूं कि आप सबका सही होगा। क्या कह रहा है? सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, दिस वन इज प्लूरल। ठीक है, और ये देखिए V5 है, सिंगुलर, हैज सिंगुलर है, तो इसीलिए ये जो इसका कॉम्बो है ये गलत हो गया। यहां पर क्या लगना चाहिए? हैव, और तब जाकर के सही हो जाएगा कि सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैव टू बी कंप्लीटली अबॉलिश्ड टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी, तब जाकर के सही होगा। आपको पता है कि प्लूरल के साथ, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हो या मेन वर्ब ले रहे हो। तो यहां पर जो कस्टम्स है उसके लिए हैज नहीं हैव का प्रयोग करना उचित है, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका ए। यहां पर हैज की जगह हैव का प्रयोग होगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, और इसके लिए जो कंसेप्ट है अभी पीछे 2 सवाल में मैंने उसकी चर्चा की है। क्या कह रहा है? द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज, ठीक है, ये गौर करने वाला है। लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हैज लगाया है, ये ठीक है। अब यहां पर है बिकेम। अब देखिए कि बिकेम जो है वो बिकम का दूसरा फॉर्म है। बिकम, बिकेम और फिर है बिकम।
मतलब है ये है V1, ये है V2 और ये है V3। और आपको पता है कि हैज, हैव और हैड के साथ क्या यूज करते हैं, तो हैज के साथ, हैव के साथ या हैड के साथ हम जो है V3 का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए ये बिकेम यहां पर गलत है, होना क्या चाहिए, बिकम। जब ये कर देंगे तो सही हो जाएगा। आप लिख करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या इसका जवाब आप सही सही दे पाए। साथ में ये भी बताइएगा कि आपने कुल कितने अंक प्राप्त किए इस 12 सवाल में। उम्मीद करता हूं सबसे पहले तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, यहां पर हैज, हैव और हैड के साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं और बिकेम दूसरा फॉर्म है, होना चाहिए बिकम। यहां पर जो वर्ब फॉर्म्स है उसको लेकर के आपको परेशानी होती है, तो 1-2 एपिसोड के बाद मैं आपको उसके लिए एक लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। लगभग 1000 वर्ब के फॉर्म्स होंगे। प्रिंटिंग की त्रुटि को इग्नोर करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कैसे कोई त्रुटि उसमें ना हो। आप उसे देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार ऐसे नजर दौड़ाएंगे उस पर, जितने की आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो फिर आपके पास रह जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इस वजह से भी सवाल नहीं बनता है क्योंकि उनको वर्ब फॉर्म्स याद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अभी जो हमने आपको 12 क्वेश्चन के आंसर बताए, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा, ये सब के सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहरहाल अगर किसी भी सवाल में आपके ओपिनियन से मेरा ओपिनियन मैच नहीं किया, कोई भी मतभेद लगे, तो नीचे लिख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि यहां से मैं अब आपके लिए रेगुलर सेशंस उपलब्ध करा पाऊं और कोशिश यही रहेगी कि अब डिले नहीं करेंगे। 7वें और 8वें जो आपका टाइम एंड टेंस का सेट है उसका भी आंसर लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे, और जो फिलर्स का एपिसोड चल रहा था उसको भी लेकर के आएंगे। नरेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स। मतलब ये है कि एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैं छोटा सा ब्रेक तो नहीं कहेंगे, काफी अच्छा खासा दिन हो गया है, मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और अब ये उपस्थिति बरकरार रहेगी। इसी उम्मीद के साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्क की साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत जल्द यहाँ पर फिर से एक नए और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।